पूरब के आसाम, पश्चिम के राजस्थान, आपनो राजस्थान रंगीलो राजस्थान, उज्ज्वला सुफला हमारे अहोम भूमि। नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं असम और राजस्थान के परंपरागत खेलों के बारे में। वैसे खेलना मनुष्य का स्वभाव है और मनुष्य अपने उपलब्ध साधन, जो भूगोल है, जो परिवेश है, जो स्थिति है, जो सामान है, उसके आधार पर मनुष्य खेलने का बहाना खोज लेता है, खेलने का साधन खोज लेता है और वह हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हो जाता है। अगर हम बात करें असम और राजस्थान के परंपरागत खेलों के बारे में, तो निश्चित रूप से आप उसमें देखेंगे कि जो परिवेश है, जो जलवायु है, जो भूगोल है, उसका असर उन खेलों पर दिखता है। और परंपरागत खेलों के साथ सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी सामान की जरूरत बाजार से खरीद कर लाने की नहीं पड़ती है। खेलने के जो सामान हैं वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। ईंट का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, बांस, लाठी, इस तरह के खेलों के, इस तरह की चीजों के माध्यम से लोग खेल लेते थे और अपना भरपूर मनोरंजन भी करते थे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, असम और राजस्थान के परंपरागत खेलों के बारे में। और हमारे पास दो विशेष मेहमान हैं जो विशेषज्ञ हैं परंपरागत खेलों के। सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ हैं चिरंजीव शर्मा जी। आपने असम के परंपरागत खेलों पर काफी शोध किया है, आपने पुस्तकें लिखी हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है और आपने एक संग्रहालय भी तैयार किया है। आपका स्वागत है चिरंजीव जी इस स्टूडियो में। थैंक यू। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं संदीप चमड़िया जी। आप राजस्थान के परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी रखते हैं, पेशे से वकील हैं और आज हम आप दोनों मेहमानों से जानना चाहेंगे असम के परंपरागत खेलों के बारे में। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं चिरंजीव जी से। चिरंजीव शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा असम के परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद रवि जी। मैं धन्यवाद देता हूं दूरदर्शन की टीम को। आज मुझे ये असम की इंडिजिनस स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ कहने के लिए मौका दिया। एक्चुअली असम का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, ये उसका अहोम जो डायनेस्टी है ना, जी जी, तो उसी मतलब वहाँ से हम लोग असम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का शुरू कर सकते हैं जी। तो उस टाइम अहोम किंग्स, मतलब अहोम राजाओं ने, जी, स्वर्गदेव ने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को काफ़ी, मतलब स्पोर्ट्स को काफ़ी मान्यता दिया था, बढ़ावा दिया था और उन लोगों ने नया नया खेल का शुरुआत भी किया था जी। अब हम लोग के पास जितना डॉक्यूमेंट है, मतलब जितना हम हिस्ट्री से जानता है, उसमें हाथी जूझ था, मौजूद था, वो बफेलो फाइट था, एलिफेंट फाइट था, रेसलिंग भी था। तो काफ़ी कुछ, मतलब ये खैनकुना जो बोलता है इसको, काफ़ी कुछ जी स्पोर्ट्स उन लोगों ने प्रमोट किया था। तो नावों का भी था, हाँ, नाव, बोट रेस भी था जी। और अहोम राजाओं ने, मतलब उसके लिए उस खेल को, मतलब बढ़ावा देने के लिए उसका एक्सरसाइज हो, मतलब खेल कूद रेगुलरली हो, इसीलिए वो लोग ऑफिसर भी अपॉइंट किया था। जैसे मान लीजिए आप हाथी बोरवा, सेंसुआ बोरवा, मतलब असम का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स उसी से शुरू होता है, उसका जो डाटा है उससे शुरू होता है। तो उसमें से काफ़ी कुछ खेल मतलब अभी भी है। जैसे हम लोग देखते हैं ये बफेलो फाइट जी, रेसलिंग भी देखते हैं। वो ये एलिफेंट फाइट अभी बोकू के एरिया में जी, एक फेस्टिवल होता था उनका, ओमरी बोल के, वहाँ ये जी सेवाली फेस्टिवल ऐसा कुछ था, मतलब है वहाँ पे, मतलब हर साल में होता है।
तो असम का मतलब उसके बाद हम सभी को मालूम है कि असम इज अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड एसिमिलेशन। यहाँ काफ़ी कम्युनिटीज़ है, उसका मतलब कावी कम्युनिटीज़ है, बोरो कम्युनिटीज़ है, काफ़ी कम्युनिटीज़ है, गारो कम्युनिटीज़ है, तिवा कम्युनिटीज़ है, दिमासा कम्युनिटी। हर कम्युनिटी का अलग अलग खेल है और हर कम्युनिटी का अलग अलग खेल है। मतलब उसका वो लोग उसका मतलब वो खेल का जो होता है वो लोग का मतलब साल में वो लोग खेलते हैं जी। उसका नाम भी अलग है उन लोग का। मतलब अब देखिए ये पेंग खेल होता है ना, पेंग खेल, घीला खेल। एक घीला खेल को कर्बी कम्युनिटी का नेशनल गेम्स माना जाता है, उसको वो लोग बोलते हैं हम्पी कपाथू। ऐसे मान लीजिए पेंग खेल, ये एक्चुअली क्या है, ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है हर कम्युनिटी में है, जैसे हर देशों में हर कम्युनिटी में है। उसको मतलब अभी थोड़ा बहुत खेल-कूद होता है, लेकिन उसका बहुत कुछ मतलब अभी परंपरागत खेलों की क्या स्थिति है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। पहले हम चमड़िया जी से जानना चाहेंगे कि मुख्य खेल राजस्थान के परंपरागत खेल क्या क्या सा है। राजस्थान के जो परंपरागत खेल है उसकी दो दिशाएं हैं। एक हमें समझना पड़ेगा, एक राजा रजवाड़ों से खेल जो शुरुआत हुआ था परंपरागत, वहां से एक चलती आ रही है, और दूसरी देहाती इलाकों से। तो वहां पे जो मुख्यतः जो राजा रजवाड़ों से आए थे वो रहते थे, समझ लीजिए जानवर के ऊपर जो आधारित खेल होते थे, जैसे ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, या उनसे जो और भी उससे रिलेटेड जो खेल होता था, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण था पोलो। पोलो जो घोड़ों के साथ खेला जाता है, ऊँटों के साथ भी खेला जाता है, आज भी उसकी परंपरा को जयपुर में आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम देहाती इलाकों में। तो देहाती इलाके में जहां तक हम लोग देखें तो जैसलमेर का एक इलाका है जो एकदम समझ लीजिए आप पूरी तरह से आप मरुभूमि का इलाका है। तो वहां पे जो खेलों की जो प्राधान्य है वो और दूसरे इलाके के साथ उसकी एक समानता नहीं मिलती है जी। अब वहां पे जो परंपरागत खेल है तो उसमें हम देखेंगे देहाती खेलों में जहां तक बात आती है तो सबसे ज्यादा वहां पे गुल्ली डंडा आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा प्रचलित है। हम लोग भी खेलते थे बचपन में, याद आता हमें। फिर वहां पे देखिए आपका ये पिट्ठू खेल एक होता था जिसमें एक साथ खड़े वो पत्थर लेके उसमें एक मारते थे एक टीम, फिर उसके साथ उसको खेलते थे। तीसरा आप देख लीजिए कि आप सबसे ज्यादा कि एक सितोलिया खेल होता था, एक आपका खो खो होता था। फिर आप एक देखिए कंचे जो है बहुत जबरदस्त वहां पे कंचे खेलते, छोटे कंचे बड़े कंचे खेलने का एक जो कांच की जो गोली है वो गोली को बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से खेलते थे। और जहां तक आप देखिए कि लड़कियों लोग का जो खेल है, लड़कियों लोग का खेल भी कुछ अनोखा होता था, जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल वो लोग खेलते थे। हाँ, गुड्डा गुड्डी खेल में क्या होता था कि जैसे एक राजा एक रानी वो बनाते थे, सबको बुलाते थे, जो शादी में जिस तरह से थे उनको कुछ कुछ खिलाते थे, तो उसके बीच में उनका श्रृंगार का जो है ये सब जो चीज है उनके साथ गुड्डा गुड्डी वाला खेल भी जो है एक लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित था। अब हम लोग देखिए सबसे ज्यादा वहां पे जो प्रचलित खेल था वो था आपका जो ये लंगड़ी हाँक। लंगड़ी हाँक में क्या होता है कि आपके जो 10 डब्बे बनाए जाते हैं उसके साथ वो लंगड़ी के साथ वो पाँव को लेके फिर वो दौड़ते हैं, इसमें गिर गया तो उसको आउट होते हैं, फिर एक नया आता है। तो उसमें जो उनकी जो एक शारीरिक जो उनकी जो एक्सरसाइज होती है बहुत ज्यादा होती थी। तो मेरा यह कहना है कि एक समय जो परंपरा चलती थी आज वो परंपरा कहीं ना कहीं जीवित है, कहीं ना कहीं हमें दिखने को मिलती है, लेकिन आधुनिकता की इस मार से वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है, कहीं ना कहीं छुप सी गई है। ये एक चिंता का विषय है। नहीं, और चूंकि देखिए पहले चिरंजीव जी आप भी सहमत होंगे, पहले परंपरागत खेलों को समाज में विशिष्ट स्थान मिलता था। समाज के प्रबुद्ध लोग, बड़े लोग भी बैठकर देखते थे और वहां पर परंपरागत खेलों की प्रतियोगिता होती थी। जो विजयी होता था उसको पुरस्कार भी मिलता था, उसको सम्मान दिया जाता था। लेकिन बदलते समय के दौर में खेल बदल गए और उन नए आए खेलों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, मीडिया में, टीवी में और फिर दूसरे चीजों में उनके लिए स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीजें हो गई। तो आपको चिरंजीव जी आज जो स्थिति है असम के परंपरागत खेलों का वो क्या है और किस तरह से उनको बचाकर रखा गया है या उनको संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है? ये एक्चुअली ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का अभी असम में तो इतना मतलब खेल कूद होता नहीं है। बीच बीच में कोई कुछ फेस्टिवल होता है और कभी कभी कुछ जगहों में डिस्ट्रिक्ट में मतलब ऐसा कुछ फेस्टिवल में वो लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मनाते हैं तो उन लोगों का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है वो सब खिलाते हैं। लेकिन अभी एक्चुअली अब जो बात मतलब वो जो मॉडर्न गेम कुछ आ गया, वो क्रिकेट मान लीजिए, क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया,
तो उसमें उससे चलते जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है वो उसका कोई मतलब अभी कुछ प्रतियोगिता नहीं होता है, उसका मतलब उसको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उसका मतलब ये इससे का एक ही कारण है कि इसमें जो कैरियर है ना, तो कैरियर का सवाल आता है इसमें, वो भी है और इसका ग्लैमर भी है, क्योंकि एक खेल है, एक खाली एक कम्युनिटी ही खेलता है, तो दूसरा कम्युनिटी उसमें इंटरेस्ट शायद लेना नहीं चाहता है, इसीलिए मतलब लेकिन उसको उसकी मतलब इंडिजिनस स्पोर्ट्स, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में जो संस्कृति छुपा हुआ है, जो मतलब कितनी विविधता है उसमें, कितने वेराइटीज है उन खेलों में। काफी मतलब अब देखिए मतलब जो कर्बी कम्युनिटीज खेलता है, जो बोरो कम्युनिटीज खेलता है, उसका लैंग्वेज भी अलग होता है, खेलने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन वो खाली नाम भी अलग होता है उन लोग का उस हिसाब से। और ये मतलब अभी जो चीजें, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो मतलब यहाँ से मतलब जो उसका प्रतियोगिता नहीं होता है, उसका मतलब अभी उसको हम कैसे उसका संरक्षण करें, प्रिजर्व करें, इसीलिए मतलब उसका एक उसके लिए एक मतलब प्रोजेक्ट लेना होगा। हम लोग भाई मेरे तरफ से मैं, हम लोग का जो ओलंपिया परकशन है, मेरे तरफ से मैं एक छोटा सा म्यूजियम डेवलप किया हूँ, उसमें काफ़ी कम्युनिटीज़ का मतलब जो स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, हम इक्विपमेंट वगैरह जो है उसका जो किताब वगैरह जो है उसका मतलब मैंने संरक्षण किया हूँ मतलब। लेकिन इसी कारण से लास्ट ईयर बुक फेयर में, गुवाहाटी बुक फेयर में हम लोगों ने एक एग्जीबिशन किया था, तो काफ़ी कुछ भीड़ हुआ था लोगों के बीच, नए जनरेशन के बीच वो ले जाना, हाँ, न्यू जनरेशन के बीच उसके लिए उत्सुकता है। लेकिन हम लोग का जो हम बड़े लोग हैं, हम लोग का भी रेस्पॉन्सिबल बनता है कि इसको मेरे बच्चा को हाँ अपनी परंपरा को जिंदा रखें। हाँ नहीं, और आपने तो काफी प्रयास भी किया, और मुझे जहां तक याद है कि शायद कुछ वर्ष पहले असम सरकार की तरफ से परंपरागत खेलों को लेकर कोई प्रतियोगिता या इस तरह के कुछ आयोजन, कुछ प्रयास किए गए थे। हाँ, 2 बार तो मतलब खेलो इंडिया में भी हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से एक इंडिजिनस स्पोर्ट्स का फेस्टिवल हुआ था जी। लेकिन एक मतलब एक बार या 2 बार ये सब खेल ऑर्गेनाइज करने से नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम करना होगा। जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, जहाँ जो है मतलब इंडिजिनस स्पोर्ट हम लोग का संस्कृति का एक अंग है, वो हम लोग का ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, खास करके रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में नहीं, सभी जगह में मतलब गुवाहाटी का जो स्कूल कॉलेजेस है, जो जहाँ मतलब स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो, मतलब इंडिजिनस स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट वगैरह है, जो किताब वगैरह है, उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। इस हिसाब से जो न्यू जनरेशन है उसको परिचय करना। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, आपने बहुत सही कहा। तो संदीप जी, अभी परंपरागत खेलों की राजस्थान में क्या स्थिति है और किस तरह से चीजें चल रही हैं? अब सबसे एक महत्वपूर्ण अगर देखें राजस्थान में परंपरागत जो खेलों का है वो है आपका पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला एक ऐसा मेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पे सैलानी बाहर से आते हैं, और वहाँ पे जब ऊँटों का वो जो दिखाते हैं प्रदर्शन, तो उसमें कर्तव्य रहती है ऊँटों का, उसमें अलग अलग तरह की उनके जो मतलब नस्ल है वहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। लोगों को आकर्षण करने के लिए पुष्कर का मेला जो है, सभी इंतजार करते हैं कि पुष्कर का मेला आ रहे हैं। तो इस तरह की एक जो व्यवस्था है वो बहुत ही एक सराहनीय है कि वहाँ पे आज भी परंपरागत खेलों में वहाँ पे रुचि दिखाती है। और पुष्कर का मेला, बीकानेर में इस तरह के जो होते हैं ऊँट का मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग समझिए इस तरह के कर्तव्यों का साथ उनका एक प्रदर्शन होता है। इसके अलावा देखिए कि आज अगर सावन का महीना पवन करे शोर जी, तो अभी भी जो झूले का जो है कि जब आप देखें कि जब सावन का महीना आता है तो गांव में हो चाहे अभी शहरों में भी देख लीजिए, तो जहां सुविधा होती है छोटा सा भी अगर बगीचा तो एक झूला लगाते हैं, उसमें झूलने की जो विशेष करके जो महिलाओं के बीच में ये खेल बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, आज भी उसका समझ कहीं ना कहीं है। और इसके अलावा आप जब गांव के देहाती इलाकों में जब जाते हैं, राजस्थान में मैं जब जाता हूं तो देखता हूं वहां पे अभी भी उस तरह के जो खेल खेले जाते हैं। सिर्फ ये है कि जहां तक आधुनिकता का सवाल है उसके बीच में और जो अपनी देहाती का जो सवाल है, इसके दोनों के बीच में किस तरह समन्वय बनाए, इसके लिए तो एक विशेष योजना की जरूरत है, सरकार उसके ऊपर चिंतन करे। लेकिन है ऐसा नहीं है कि ये संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता ऐसा।
एक्चुअली ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, जी। मतलब हम लोग मैं आपसे बात कर रहा पहले भी एक बार कि ये सब एज वाइज इसको मतलब उम्र के अनुसार मतलब खेला जाता था। देखिए मान लीजिए हाइड एंड सीक, ये ओलोंग डोलोंग, ये आपका रुमाल लोग का खेल, मतलब ये पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब 4 केजी से 4, 5 to 6, 5 to 7, 8 to 9 ऐसा, मतलब हम लोग को उसको डिवाइड करके ये सब गेम्स का मतलब प्रचलन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक साइकोलॉजिकल वैल्यू भी है। बिल्कुल उसको साइंटिफिक इसके ऊपर जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स है उसके ऊपर साइंटिफिकली कुछ मतलब रिसर्च करके और उसका जो साइकोलॉजिकल वैल्यू था, जो साइंटिफिक वैल्यू था, उसको मतलब उसका भी प्रचार करना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से तब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बच्चे लोगों का, न्यू जनरेशन का इंटरेस्ट आएगा। तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा कुछ काम करना बाकी है। लेकिन ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि उन खेलों के पीछे का जो मनोविज्ञान था, क्यों, और खास करके आप देखिए कि उम्र के अनुसार परंपरागत खेल हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो खेल है, उनसे बड़े बच्चे के लिए कुछ अलग खेल है, उनसे भी बड़े बच्चे के लिए अलग, उम्र के अनुसार जो आपने कहा, तो निश्चित रूप से और वो जो एक आंख बंद करके जो एक खेल है, और खास करके छोटे बच्चों के लिए टेकली होगा, तो उसके पीछे आप क्या मानते हैं कि इस तरह से आंख बंद करके और बच्चे को फिर दौड़ाना और करना, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का एक अनुभव या इस तरह की स्थिति अगर आ जाए तो फिर हम कैसे परिस्थिति का मुकाबला करें? मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि मतलब जो स्पून और एग का जो खेल है ना, स्पून एग का मतलब उसको 5, 6, 7, 8 साल का बच्चे को ही खिलाता है, मतलब वो लोग ही खेलते हैं उसको। उससे क्या होता है, उन लोग का जो कंसंट्रेशन डेवलप होता है, और उसके बाद उसको बैलेंसिंग का भी ज्ञान मिलता है उसको। और जो आंख में पट्टी बांध के जो खेल है ना, वो स्मैशिंग द पॉट, मतलब टेकली हुआ खेल, उसमें क्या होता है कि उसको मतलब उसका जो एज्यूमिंग पावर है ना, तो हमको तो आंख में पट्टी बांध के तो घुमा दिया, अभी हम उसको स्मैश कैसे करेगा। तो उसका जो एज्यूम करता है कि हाँ इस साइड में होगा, वो साइड में होगा। कई बार तो लोग मतलब लड़का लोग एक ही बार में मतलब टारगेट में मतलब टारगेट में हिट करता है वो लोग। तो उसी हिसाब से मतलब एक साइकोलॉजिकल वैल्यू है उसके ऊपर अगर मतलब काम करने से मेरे ख्याल से न्यू जनरेशन इंडिजिनस स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करें तो दौड़ हमारी खेल का एक बड़ा हिस्सा रहा है, और प्राय सभी खेलों में दौड़ने की क्षमता का एक प्रभाव दिखता है। और अगर हम दौड़ की बात करें तो दौड़ एक ऐसा खेल है जो भारत के हर प्रांत में दौड़ है। इसके अलावा एक रस्सा खींच जो दौड़ है, एक साथ एक तरफ मान लीजिए 25 महिलाओं का ग्रुप है, दूसरी तरफ 25 हाँ पुरुषों। ये खेल असम से लेकर राजस्थान तक सभी में है। बहुत से खेल मतलब ये वर्ल्ड में भी है, काफी कुछ कंट्री में है ताग ओवर। तो एक्चुअली क्या है ना, पहले जो हम लोग स्पोर्ट्स का वर्ल्ड वाइड अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो रोम में जो एम्फी थिएटर था, तो ग्रीस में आपका जो गॉडेस एथेना की मंदिर प्रांगण में जो खेल हुआ था, तो डिस्कस हुआ था, आर्चरी हुआ था, आपका मतलब रेसलिंग हुआ था। तो मतलब वहां से होमर का जो इलियड ओडिसी है उसमें भी इंडिजिनस स्पोर्ट्स के ऊपर है। मतलब मतलब जो कुश्ती, मुक्केबाजी या वो चीज टोटल चीज मतलब किसकी शारीरिक शक्ति से रिलेटेड है। और वो है, और जब दौड़ की बात आएगी तो असम के हिमा दास की भी बात आएगी, पावर हाउस। और जिस ढंग से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और एक गांव की एक लड़की जाकर कहां से कहां पहुंच गई। और इस तरह से आप संदीप जी हमें बताइए कि इस तरह के कुछ एक लोग जिन्होंने राजस्थान से खेल में अपना नाम रोशन किया और देश का भी नाम रोशन किया। देखिए वहाँ पे अगर देखें राजस्थान और हरियाणा का जो इलाका है, वहाँ पे कुश्ती और पहलवानी का एक बहुत बड़ा एक प्रचलन है। तो आप देखिए वहाँ पे अर्जुन पुरस्कार हनुमान सिंह बोल के है, उनको मिला है।
जी। इसके अलावा आप देखिए राजवर्धन सिंह राठौर एक जी। बहुत ही एक प्रचलित नाम है, जो शूटिंग्स में समझ लीजिए ओलंपिक तक पहुंचे थे, फिर उन्होंने एक लोकसभा की इलेक्शन भी खेली थी और फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी मिले थे। तो आज भी उनका जो है कि उनको आदर्श के रूप से लिया जाता है। अब देख लीजिए आप मिताली राज, एक मतलब इंडियन क्रिकेट में एक वोमेंस में समझ लीजिए उसका एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए योगदान रहा है और उन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई है। और भी देखिए या विक्रम सोलंकी को ले लीजिए, भारतीय क्रिकेट में समझ लीजिए उनका एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा आप डिस्कस थ्रो में देख लीजिए जो कृष्ण पुनिया है, उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया। तो क्या है कि और असम में ही जैसे अभी लवलीना ने हाँ। जिस ढंग से और इस बार ओलंपिक की जो टीम गई थी उसमें भी काफी लोग जो थे राजस्थान से कई उन्होंने अच्छा प्रतिनिधित्व किया है। कुछ बोल रहे थे। हाँ, वही असम में मतलब आपने जो मतलब बात उठाया, मतलब मुद्दा उठाया ना, तो हिमा दास, लवलीना बरगोहाई और काफ़ी प्लेयर है, मतलब अंकुशिता बरू, पुलाव बसुमतारी, भाग्यवती कसारी, मतलब काफ़ी कुछ यंग, अस्मिता सलिया, काफ़ी कुछ यंग प्लेयर है जो मतलब अपना इंडियन नहीं, खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल में अपना जो कैपेसिटी है, मतलब स्किल है, उसको एस्टेब्लिश करने में वो लोग मतलब सक्सेस हुआ है। और कहीं ना कहीं चूंकि खेल की धरती रही है, बात असम की हो या राजस्थान की हो, और अगर इन दो प्रांतों की ही बात करें तो इन दो प्रांतों ने भारत को कई खेल के बड़े बड़े सपूत दिए हैं, जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये लगता है कि हमारे जो परंपरागत खेल रहे हैं, जो हमारे परंपरा के साथ जो हमारी चीजें चली आ रही थी, उनको भी हमको साथ लेकर चलना है। तो चिरंजीव जी, मैं चाहूंगा कि एक सलाह कि किस तरह से इन चीजों को बचाया जाए। इसमें हम मतलब हम हर नागरिक का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, गवर्नमेंट का भी रहेगा। खाली गवर्नमेंट को बोलने से भी नहीं होगा, खुद का कल्चर है, खुद का स्पोर्ट्स है, उसको बचाने के लिए हम हर किसी को मतलब एक स्टेप्स लेना होगा। तो उसी हिसाब से ये सब इसका संरक्षण होगा, ये चीज़ें आगे बढ़ेगा। और हम लोग का ये कल्चर जो है उसमें वो मतलब उसका एक अभिन्न अंग है हमारे परंपरागत के। हाँ, वो कल्चर का हम उसको रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल। संदीप जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा परंपरागत सुझाव ये है कि विशेषकर जो अपने नव प्रजन्म है, उनके हाथ में जब तक ये बागडोर हम लोग नहीं उनको हाथ में नहीं सौंपेंगे, और तब तक आप ये मान के चलिए कि ये जो परंपरागत खेल है कहीं न कहीं अपना पहचान खो देगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जो शिक्षा नीति है उसमें उनको एक विशेष रूप से स्थान दिया जाए, और जहां तक स्थानीय रूप से है, देहाती रूप में जहां भी इस तरह के खेलों उनको प्रोत्साहन किया जाए, इनामों की व्यवस्था की जाए। तो कुछ मतलब दोनों तरह का एक उसमें समन्वय चाहिए। सरकार भी आगे आनी पड़ेगी और जहां तक सामाजिक व्यवस्था है उसको भी उसके प्रति थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप भी चिरंजीव जी सहमत होंगे कि, और आपने इस बात को कहा भी कि ये काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है, और समाज की ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अपनी परंपरा को बचाकर रखने का। सरकार की तरफ से सहयोग मिल सकता है, संरक्षण मिल सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो समाज की भी है ना। आप क्या सोचते हैं? हर नागरिक का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये हम लोग का कल्चर है, हम लोग का कल्चर को बचाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को खुद को लेना चाहिए। उसके बाद तो सरकार आएगा ना, कुछ करके तो दिखाना। ये सब चीज़ें हैं, इसको प्रिजर्व करना है, इसके ऊपर काम करना है, इसको न्यू जनरेशन के पास लेके जाना है, उसको सिखाना है, इसका कल्चरल वैल्यू सिखाना है, इसका साइकोलॉजिकल वैल्यू सिखाना है, साइंटिफिक वैल्यू सिखाना है। तो उसको तो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हमको स्टेप्स देना होगा, उसके बाद हम सरकार के पास जाने से सही रहता है। और किसी भी खेल को बचाने के लिए या किसी भी चीज को बचाने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है, मुझे लगता है कि नए छात्र जो आ रहे हैं या जो हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको उन खेलों का नाम तो पता हो। हाँ, इसीलिए हमको तो मतलब जिसको पता है एटलीस्ट उसके ऊपर काम करना चाहिए कि इसको प्रिजर्व करना है, न्यू जनरेशन को इसके लिए आकर्षित करना है। इसका मतलब अगर वो चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे तो ये नहीं बचेगा, क्योंकि न्यू जनरेशन को मालूम ही नहीं है, इस खेल के बारे में भी मालूम नहीं है, उसका नाम भी मालूम नहीं है। उसको उन लोगों को परिचय करवाना होगा
कि ये खेल है, ये हम लोग का कल्चर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका महत्व ऐसा है। वो रेस्पॉन्सिव पहले हमारा है, उसके बाद तो सरकार के पास जाएगा। नहीं, और आपने बहुत सही कहा कि परंपरागत खेलों को बचाने की जिम्मेदारी पहले समाज की है, समूह की है, उसके बाद यह जिम्मेदारी सरकार की है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब सरकार भी उसके संरक्षण के लिए साथ देगी। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। और दर्शकों, आपने भी देखा कि असम और राजस्थान के कई खेलों में समानता है, चाहे वो रस्सी खींच का खेल हो, चाहे दौड़ की अगर बात करें तो असम में नौका दौड़ है, तो राजस्थान में चूंकि ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, तो वहां पर ऊंट और घोड़े की दौड़ है लेकिन। और यही जो अलग अलग विविधता भी भूगोल के अनुसार है, और यही जो विविधता है और यह जो एकता है, यही भारत की विशेषता है, यही है भारत की विविधता में एकता। आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों आए और आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।